So we are going to start the new chapter today, electrostatics. So if you see this chapter, then there's a broad category of electromagnetism. पूरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म जो है इस ब्रॉड कैटेगरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे. एंड दैट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ चार्ज. एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ चार्ज. सो अगर चार्ज स्टैटिक है, then what we study is electrostatic. अगर चार्ज मूविंग है, okay, then that is basically moving with some velocity. और वेलोसिटी से चार्ज मूव करता है वो एक्चुअली करंट कहलाता है. मूविंग चार्ज इज एक्चुअली करंट. मूविंग चार्ज इज एक्चुअली करंट. देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक अफेक्ट. then it produces magnetic effect. and अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, if the charge is accelerated, तो एक तो हो गया स्टैटिक, एक हो गया किसी वेलोसिटी मूव कर रहा है यानी करंट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट. और अगर वो एक्सीलरेटेड है, then it produces electromagnetic waves. It produces electromagnetic waves. तो अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट होते हैं एनसीईआरटी बुक में. इलेक्ट्रोस 1 और 2 दो चैप्टर है. मैंने तो इसको एक्चुअली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जस्ट टू मेक इट स्मॉलर, है ना. मैग्नेटिक इफेक्ट के भी वापस से एनसीईआरटी बुक में एक तो मैग्नेटिज्म मैटर आता है और एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म आता है, कंप्लीट उसमें खत्म हो जाता है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बिल्कुल अलग चैप्टर है. ओके. सो दिस इज एक्चुअली आवर कंप्लीट फर्स्ट बुक. जो फर्स्ट बुक है वो एक्चुअली यही है. एक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, एक पार्ट मैग्नेटिज्म का है और एक पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. एंड काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये तीनों ही. यूं देखा जाए तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. ओके. सो broadly classified this. Now we will come to electrostatic part of it. So electrostatic branch of physics which deals with the study of forces, fields and potential arising from static charges. Okay. So static charge क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हम जो स्टडी करेंगे स्टैटिक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है. इट प्रोड्यूसेस फील्ड, then it produces potential, then okay. सो हमारी बुक में यही दो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में. मैंने क्या किया है कि मैंने ब्रेक कर दिया इसको. स्टैटिक चार्ज की फील्ड एक पार्ट बना दिया, पोटेंशियल एक पार्ट बना दिया. मैंने डायपोल को बिल्कुल अलग कर दिया है ताकि डायपोल को हम बिल्कुल अलग से स्टडी करेंगे. छोटा सा पोर्शन है, हालांकि डायपोल की वजह से फील्ड भी होता है और डायपोल की वजह से पोटेंशियल भी होता है. बट डायपोल इज द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस. स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस, इसीलिए मैंने डायपोल को अलग से ले लिया. ओके. अदरवाइज डायपोल इन्हीं दो चैप्टर का पार्ट होता है. एंड लास्ट मैंने बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया है कंडक्टर्स को. इवन दो कंडक्टर्स भी इन्हीं दोनों चार्ट का पार्ट होता है, बट कंडक्टर्स क्या होता है कि इट हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. इट हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है चैप्टर. तो मैंने उसको अलग से कर दिया. मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट एक्चुअली देखा जाए तो इट इज ओनली 2 पार्ट्स. फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टैटिक चार्जेस एंड पोटेंशियल ऑफ द फील्ड ड्यू टू द स्टैटिक चार्जेस. ये दो मेजरली हम लोग स्टडी करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द फील्ड एंड द पोटेंशियल, द चार्ज विल exert force on another charge. Exert force on another charge. ठीक है. तो अगर अपन फोर्स की बात करें तो एक तो अपन मैकेनिक्स में फोर्स पढ़ते हैं.
when one object exert force on another object because of contact. जैसे अपने को टेबल को हिलाना है, कुर्सी हिलानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाना है, वी हैव टू पुश और पुल द ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू कम इनटू कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट. दूसरा जो फोर्स होता है, जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, विच इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं फिर भी फोर्स लगता है. जैसे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पे दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पे दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं. ग्रेविटेशन में क्या होता है? दोनों मास सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्शन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? दोनों चार्ज या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं. एंड तीसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स, वेयर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल attract each other and north pole and north pole and south pole repel each other. अब ये जो फोर्सेस है, ये न्यूक्लियर फोर्सेस भी होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते. देन व्हाट हैपेंस इज दीज ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो मास हो, चाहे स्टैटिक चार्ज हो, चाहे मैग्नेट हो या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो, ये सब चीजें क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस अ फील्ड अराउंड इट. अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. फील्ड का मतलब ये समझ लो कि अपने चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, खुद का एक इफेक्ट है. जैसे परफ्यूम होता है, उसका एक अरोमा होता है, चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है, तो इन चार्जेस की वजह से उनका इफेक्ट चारों तरफ फैल जाता है, फील्ड. सो व्हेन दे exert force on any other particle, like किसी और मास पे या किसी और चार्ज पे, the force on the another particle or another charge is because of that field which that object has produced around itself. Okay. तो ग्रेविटेशन में तुमने पढ़ लिया था कि कोई भी मास अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपन उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नेट हो या मूविंग चार्ज जो अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें जो हम स्टडी करेंगे ना, वो स्टडी करेंगे कि फील्ड की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स अप्लाई करता है. सेकेंड थिंग इज व्हाट वी स्टडी इज एनर्जी. जब दो मास एक दूसरे के बगल में होते हैं, चार्ज होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर दे हैव सम कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क. तो हम बोलते हैं कि देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी देयर. उस पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करेंगे. सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक. So what is electric charge? Electric charge. Okay. What is electric charge? Charge is a property associated with matter. Okay. It is a property. I'll say it is an intrinsic property. अंदर की खुद की property है. It is not outside. Intrinsic property. Okay. Intrinsic property which produces electrical effect. Which produces electrical effect. Okay. Produces electrical effect. इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे करंट फ्लो होता है तो पंखा चलता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हम लोग देखते हैं, which produces electrical effect. And we see that in nature there are two types of charges. जो चार्ज है वो दो टाइप के, and these two types they either attract each other or they repel each other. They either attract each other or repel each other. Okay. So what is the property of the two types? The property which differentiates between the two types, जिसको हम बोलेंगे either positive charge or negative charge. So either it can be positive charge or negative charge. It's just a convention. अपन ने उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोल दिया. एक चार्ज को अपन ने बोल दिया पॉजिटिव और दूसरे को अपन ने बोल दिया नेगेटिव. दिस इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ चार्ज.
ये पोलरिटी ऑफ चार्ज हो गया विच डिफरेंशिएट्स बिटवीन देम टू चार्जेस। ओके, कैसे डिफरेंशिएट करता है? जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्ज को रखेंगे ना तो इनका अपोजिट बिहेवियर होगा। अपन इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? दे बिहेव differently in a given electric field। उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। देन द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। बाद में हम इसको एसोसिएट कर देंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन। सो दो तरह के चार्ज नेचर में है, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। सो व्हाट एवर पार्टिकल्स वी सी, आइदर द पार्टिकल्स अगर वो चार्ज है तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है दैट इज कूलॉम। चार्ज का एसआई यूनिट जो है कूलॉम है। रिमेंबर कूलॉम इज अ वेरी लार्ज यूनिट, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा नंबर ही है। सो जनरली जब हम कूलॉम के साथ काम करेंगे ना, यू ऑलवेज यूज माइक्रो कूलॉम। ज्यादातर तुम देखोगे चार्ज जो है ना माइक्रो कूलॉम में रहेंगे। माइक्रो कूलॉम 10⁻⁻⁶ कूलॉम। ओके, कूलॉम को सी से डिनोट करेंगे हम लोग। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड द यूनिट इज m⁻0 l⁻0 t⁻1 a⁻1। ये a जो है, दिस a स्टैंड्स फॉर करंट, करंट का यूनिट है ना एम्पियर। a इज एम्पियर विच स्टैंड्स फॉर करंट। एंड ये कूलॉम कैसा है? दिस इज अ ये स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, दीज आर द बेसिक्स, आई थिंक एवरीवन नोज इट। खाली हम क्या बोलते हैं, क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं चैप्टर का, सो दैट यू कैन मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर। ओके, उतार लिया सबने ये सब? यस सर। सबने उतार लिया? चलूं आगे। हाँ सर। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज इज कंजर्व, सॉरी एडिटिव ऑफ चार्जेस। पहली जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे दैट इज additivity of charges। So if you are given some charges, then the net charge जो है that is basically algebraic addition of जो भी charges तुम्हारे को दे रखे। net charge is algebraic addition of all the charges given। For example, -3 +5 +2 -2 -1 charges are given to you, then जो net charge हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 + 2 7, 7 - 2 5 and 5 - 4 1 coulomb हो जाएगा। So net charge is actually 1 coulomb। So you do just the algebraic addition with the plus minus sign, that is the net charge। Second is charge is conserved। charge is conserved। हम लोग अभी 2 दिन पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में भी यही पढ़े थे, charge is conserved। What we say is for an isolated system net charge या total charge is conserved। net charge is conserved। We are not saying the positive charge is conserved or the negative charge is conserved। हाँ, हम net charge conserve की बात कर रहे हैं। So अगर net charge जीरो है, अगर net charge जीरो है तो उसमें मान लो कि +5 और -5 हो सकता है। This +5 can change to +6, तो -5 will change to -6, still the net charge will be zero। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो गया। या ऐसा हो सकता है कि +5 चेंजेस टू प्लस जो भी है +4, then -5 will change to -4, but the net charge will always remain conserved।
Okay, so number of protons and number of electrons may change, but the total charge will remain conserved. और ये तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। ये क्रिएट कैसे होता है? वो क्रिएट ऐसे होता है कि जो न्यूट्रॉन है ना, वो डिकम्पोज हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, या वो या फिर प्रोटॉन जो है वो डिकम्पोज हो गया है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। Okay, so there can be creation of positive charge and negative charge, but the total charge in itself will remain conserved. उस total charge conservation को अपन बोलते हैं कि neither the charge can be created nor can be destroyed. You cannot create or destroy the net charge. Okay. For an isolated system, total charge remains constant, although there may be some redistribution charges within the constant system. For example, neutron gets converted into proton and electron, but net charge is 0. Okay. Then comes quantization of charge. Quantization of charge. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज is not continuous. That is, अगर नॉट कंटिन्यूस का क्या मतलब है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक एनालॉग क्लॉक होती है जो ऐसे टक 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 ऐसे कंटिन्यूसली चलती है, और एक डिजिटल क्लॉक होती है 1 2 3 4 ऐसे डिजिट्स, कंटिन्यूस नहीं होता है, राइट? सो हियर इट इज डिस्क्रीट लाइक दिस। डिस्क्रीट मतलब इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, 1.6 into 10⁻19 coulomb. This is the smallest charge available in nature. Smallest charge available in nature. Okay, so I'll add here now. The book says that the charge, the charge on the electron जो है 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. This is the smallest charge available in nature. ध्यान रख लेना कि there are particles like quarks which has been discovered जिसका चार्ज 1/3 of the electron होता है. Okay, still we say कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो स्टेबल स्मॉलेस्ट चार्ज है, बिकॉज दिस इज द स्टेबल चार्ज। जो क्वार्क्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। तो इसीलिए अभी तक भी स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है। अभी तक इसको सब डिवाइड नहीं किया गया। The only term we have added is this is the smallest stable charge. Okay, that means what does this mean? Quantization का क्या मतलब है? The smallest charge which is available to us is 1.6 into 10⁻⁹. इसका मतलब है if you want 1 into 10⁻⁹ कूलम चार्ज, ये हमारे को नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे कुछ भी छोटा तुम्हारे को नहीं मिलेगा। ओके, आफ्टर 1.6 the next charge which you get is 1.6 into 10⁻⁹ multiplied by 2. कितना हो गया? 3.2 into 10⁻⁹. So that means between 1.6 and 3.2, 1.6 और 3.2 के बीच में, if you want that 2 into 10⁻⁹ कूलम का चार्ज तुम्हारे को मिले, तो ये तुम्हारे को नहीं मिलेगा।
because you only get integral multiples of the electronic charge. नेक्स्ट चार्ज जो हमारे को मिलेगा वो 1.6 इंटू 10⁻19 का नेक्स्ट इंटीग्रल मल्टीपल, जो कि 3 इंटू 1.6 हो जाए, यानी कि इट विल बी 4.8 इंटू 10⁻19. सो इफ यू वांट दिस, क्या बोलते हैं, 3.2 और 4.8 के बीच में, इफ यू वांट लाइक से 3.5 इंटू 10⁻19, और इफ यू वांट 4 इंटू 10⁻19, तो ये चार्ज नेचर में हमारे को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट चार्ज जो हमारे को मिलेगा दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻19 multiplied by 4, that will be 6.4 into 10⁻19. Okay, so this is known as quantization of charge. कि चार्ज हमारे को हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में मिलेगा. सो यू कैन से चार्ज हमारे को क्या मिलेगा, ई 1, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, dot 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 10e, dot 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 99e, 100e, इनके बीच के चार्जेस हमारे को नहीं मिलेंगे. सो इफ यू वांट टू फाइंड 1.5e, 2.5e, 3.3e, 4.5e और एनीथिंग लाइक 9.7e, ये सारे चार्जेस तुम्हारे को नहीं मिलेंगे. यू विल ओनली गेट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Then what next? Okay, so now what happens to quantization? Quantization is only working at microscopic level. At microscopic level. Okay. At macroscopic level, मतलब जो अपन देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब चार इलेक्ट्रॉन के लेवल पे. एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन इज लॉस्ट. क्वांटाइजेशन इज लॉस्ट. उसका क्या मतलब है? वी कैन गेट continuity in charges. We can get continuity in charges at macroscopic level. We can get continuity in charges. कैसे मिलेगी? सोचो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 कूलम कितना हो गया? 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स. ये कितना हो गया? ये हो गया 10⁻19 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जिसको अपन कर देते हैं, इट विल बी अराउंड, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 6.66 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होगा. तो 1 कूलम इतना हो गया. इतने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, राइट? सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गया. ओके, तो 1 कूलम इतना हो गया. तो 0.1 कूलम कितना हो गया? 6.66 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स. 0.01 कूलम कितना हो गया? 6.66 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स. 0.001 कूलम कितना हो गया? 6.66 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स. 0.0001 कूलम कितना हो गया? 6.66 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स. 0.00001 कूलम कितना हो गया? 6.66 into 13 electrons. So even if you want 10⁻⁻6 coulomb, that is 6.66 into 10⁻12 electrons. If you want 10⁻12 coulomb, that is 6.66 into 10⁻6 electrons. 10⁻6 electrons, huh? That means
जितना छोटा तुम्हारे को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज चाहिए इन टर्म्स ऑफ कूलम, you can obtain it because the number of electrons is still too large. The number of electrons is still too large. So what we say is this quantization of charge जो है, that is discrete multiples, is applicable at microscopic level. At macroscopic level जो है ना, जो कूलम वाली यूनिट है, उसमें हमारे को कंटिन्यूसली 1 कूलम, 0.1 कूलम, 0.2 कूलम, 0.5 कूलम, 0.001 कूलम, 0.0003 कूलम, हर तरह का चार्ज मिल जाएगा. So we say that at macroscopic level, quantization is lost. Clear है? उतार लो इसको. पिछला वाला पेज उतार लिया था क्या? इसको उतार लो अच्छे से. तो नेक्स्ट इज, हम इस पे आ जाते हैं. अदर प्रॉपर्टीज लाइक द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे. A charged body attracts uncharged body due to charge pollution of uncharged body. Okay, इसको हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे कि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, वो तो समझ में आता है. लेकिन एक चार्ज बॉडी जो है ना, वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है एंड द रीजन इज पोलराइजेशन ऑफ अनचार्ज बॉडी. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन टुमारोज क्लास. कि चार्ज बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी, एंड द रीजन इज polarization. Reason is polarization. So we'll study that part. And since force of attraction also exists between two charged bodies or between charged and uncharged bodies. Okay, तो दो अनचार्ज, एक एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एक चार्ज बॉडी भी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है. So here this is uncharged body and the charged body is attracting it. So we cannot say whether both the bodies are charged or not charged. So attraction is not the criteria of the body being charged. So since force of attraction also exists between two charged bodies or between charged and uncharged bodies, where repulsion exists only between two charged bodies. Thus, repulsion is a true test of charging, but attraction is not. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, then we are not sure that both the bodies are charged, right? If two bodies attract each other, then we are not sure that both the bodies are charged, because a charged body can also attract uncharged bodies, जो मैंने अभी लिखा है. और किसकी वजह से? Because of polarization. But when they are repelling each other, then they are same charge. So the sure shot test that both the bodies which we have are charged is only repulsion. Attraction is not a sure shot test that both the bodies are charged. समझ में आ गया? अगर अपने को ये पक्का 100% कंफर्म करना है ये दोनों बॉडी चार्ज्ड है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों रिपेल करिए एक दूसरे को.
अगर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि दोनों बॉडीज चार्ज है। एक बॉडी अनचार्ज भी हो सकती है और वो अट्रैक्ट हो रही होगी पोलराइजेशन की वजह से। सो विल डिस्कस दिस टुमारो, पोलराइजेशन। When the body is positively charged, its mass decreases, and when it is negatively charged, its mass increases. ऐसा इसलिए होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालोगे और नेगेटिव चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रॉन को दोगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। तो जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ charging is because of charging is because of gain and loss of electron, not of proton. तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मास इंक्रीज होता है, वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज बनती है और मास डिक्रीज हो जाता है। ओके ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करूंगा, अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।